चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस कर रहे थे। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंसेस के फॉर्मूले और इन पर एग्जांपल एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। थोड़ा सा इशू आ गया था एक टेक्निकल, इस वजह से ये दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है सेम टॉपिक। ठीक, देखिए अब हमारे पास काम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझने का। ठीक, इसको समझते हैं हम। इसके लिए देखिए दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। पहला तो लिखा है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम एब्रिविएशन यूज करते हैं जैसे इजेंट या आरएंड, ठीक, इस केस में नॉट इसके साथ ही आ जाता है तो बन जाता है इजेंट ऑब्लिक आरएंड। एम के साथ हो गए तो एमेंट, एमेंट नहीं होता है उस टाइम भी आरएंड ही रहता है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए एक सेंटेंस इस पर बना के देखते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा? इसमें देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट वह है, वह के हिसाब से अगर हम पहला वाला रूल अप्लाई करें तो क्या आएगा? इज, तो हम लिखेंगे इज ही, बन गया ना, इज ही। तो क्या वह, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा? नॉट, तो इज ही नॉट। उसके बाद क्या लगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है? गोइंग। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, समझ रहे? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। एक तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं और दूसरा अगर एब्रिविएशन यूज करें, शॉर्ट फॉर्म यूज करें, इज और नॉट को साथ में रखें तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिए तो बन जाएगा आपका इजेंट, इजेंट ही। देखिए इजेंट हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? गो, तो आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए टू स्कूल। ठीक, इजेंट ही गोइंग टू स्कूल। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो आप इन दोनों में से कोई भी रूल यूज कर सकते हो। अगर एब्रिविएशन यूज करोगे तो नॉट सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, अदरवाइज सिंपल वे में आप लिखोगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेगा। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ स्पेशल रूल्स को जानने की टाइम आ गया है, उसको बताते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्पेशल रूल्स यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप लोग समझिए इसको। स्पेशल रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। पहला तो ये है कि नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड एक्शन, कोई भी नियर फ्यूचर में होने वाला प्लान्ड एक्शन है ना, जिसकी प्लानिंग हो गई है कि कब होने वाला है और होगा वो फ्यूचर में, लेकिन प्लानिंग अभी हो गई है, तो ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, देखिए वे कल दिल्ली जाएंगे, है ना। दिल्ली जाएंगे ये तो फ्यूचर की बात है ना, लेकिन कल दिल्ली जाएंगे ये चीज जो है ये क्लियर हो गई है, प्लान कर लिया है उन्होंने कि कल ही जाएंगे, डेट डिसाइड हो गई। तो इस केस में जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो आप इनको ट्रांसलेट करते टाइम ये जाएंगे तो फ्यूचर का लग रहा है ना, लेकिन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। जैसे वे कल दिल्ली जाएंगे, दे आर गोइंग टू दिल्ली tomorrow। ठीक, they are going to Delhi tomorrow। देखिए going to मैंने लगा दिया ना, are going to, है ना, they हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब are, going हो गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हमने लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये लग कैसा रहा था? लग रहा था फ्यूचर का टेंस, है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो होने वाला तो फ्यूचर में है लेकिन प्लानिंग उनकी कर ली गई है अभी, उनको व्यक्त करने के लिए या उनको ट्रांसलेट करने के लिए
हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल यहाँ पे लिख रखा है कि वर्ब ऑफ प्रिसेप्शंस जो है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, है ना, इनके साथ सामान्यतः आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, सामान्य रूप से जब ये आए वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो इसमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य केस में नहीं होता। जैसे इसमें मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, देखिए आप लोग, लिखा है यह सिल्क जैसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअस लगा दूं, इसमें रहा है, रही, आया है, देखिए इसमें रहा है, आया। अगर मैं इसमें कंटिन्यूअस यूज कर दूं तो ये है यह सिल्क जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आप लिखोगे दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, ये सिल्क जैसा प्रतीत हो रहा है। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क। आप देखिए यहाँ पर फीलिंग लगा देना आईएनजी, लेकिन हमें फील के साथ आईएनजी नहीं लेना, फील के साथ आईएनजी नहीं लेना, इसलिए गलत हो जाता है। समझ रहे? इस केस में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे दिस, और फीलिंग को आप बदल दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिए इसको, फील्स, फील्स लाइक सिल्क, दिस फील्स लाइक सिल्क, ये इसका करेक्ट हुआ। समझ रहे हैं? फील के साथ आईएनजी ले लिया तो गलत हो गया, ये सिल्क जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे केस में आप क्या करो, ऐसे केस को जब भी आपको ऐसा कुछ सेंटेंस मिल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे नहीं जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावे आप चले जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, तो ये बन जाएगा दिस फील्स लाइक सिल्क। ठीक है, अब एक दूसरा भी स्टेटमेंट ले रखा है यहाँ पर, ध्यान दो आप लोग, लिखा है दूध का स्वाद खट्टा लगा। ठीक, तो आप अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाओ तो कैसे बनाओगे आप, द मिल्क टेस्टिंग, द मिल्क टेस्टिंग सॉर, है ना, दूध का स्वाद खट्टा लगा, द मिल्क टेस्टिंग सॉर। लेकिन यहाँ देखिए आपने लिखा है टेस्ट, टेस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगता, तो वापस ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द मिल्क, सॉरी, द मिल्क टेस्ट सॉर, द मिल्क टेस्ट सॉर। अब ये चीज सही होगी, इसकी भी चीज सही होगी। ठीक, तो आप देख पाएंगे इसमें स्पष्ट रूप से मैंने बता रखा कि दो रूल हैं। पहले वाले केस में अगर फ्यूचर का भी सेंटेंस है और वो प्लान हो गया है तो उस केस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें, जो यहाँ पे किया। दूसरे वाले रूल के अंदर हमने लिख रखा है कि अगर ये वर्ब आपको मिल जाती है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, तो इसके साथ आप आईएनजी का फॉर्म सामान्य तौर पर ना करें। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बदल दें। अब आज का आप लोगों का होमवर्क देने का टाइम आ गया है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा है, हमने सारे रूल्स को क्लियर कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड देने जा रहा हूं, आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टोरी लिखता हूं। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनको आप ट्रांसलेट करेंगे, आपका होमवर्क है। और इसकी आंसर की मैं अगले वीडियो में जारी कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड का साइन आ रहा था इसलिए नहीं लिखा है इधर, ठीक है, चमक आ रहा था बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर साइन कर रहा है बोर्ड। और इसके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको आप बनाइए। बनाने के बाद चेक करिए, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। और अब टाइम हो गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देने का आपको, तो मैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिखता हूँ जिसे आप याद करेंगे। अच्छा दोस्तों, काफी बच्चे ऐसे हैं जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तब भी देखता हूँ और वैसे भी देख रहा हूँ
कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम फ्रेज, इसको याद करने से वो घबराते हैं और बोलते हैं कि याद नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपका इंग्लिश का सिलेबस इतना अच्छे से डिजाइंड है कि अगर आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, जैसे एसएससी दोगे, 10+2 दोगे, एमटीएस दोगे, जहां भी जाओगे तो आपको इंग्लिश का सिलेबस ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको बोर्ड में दिया गया है। वहां भी आपको वन वर्ड के 3 क्वेश्चन करने हैं, वहां भी आपको इडियम फ्रेजेस के 3 क्वेश्चन करने हैं। तो क्यों ना अभी तैयार कर लिया जाए, है ना? बोर्ड में भी उसका बेनिफिट है, प्लस बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है। तो आप लोग उसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए और पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता है, याद हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़े कम वर्ड्स दे रहा हूँ शुरुआत में भी, थोड़े कम वर्ड्स देंगे, ठीक है? उनको आप करिए। करने के बाद ये जो वीडियो कंटिन्यू हम लोग 30-35 दिन तक करेंगे ना, तो 35 डेज का तो टारगेट है मेरा। तो 35 डेज के अंदर आप जब लास्ट वाले दिन पहुंचोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं, ठीक? तो इसलिए कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों को याद करें। मैं अब वन वर्ड लिखता हूं, आप उन्हें देखेंगे। देखिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कुछ लिख रखा है। पहला एथीस्ट है। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, और अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर नो गॉड, ठीक? मानना होता है जिन लोगों का कि भगवान होते ही नहीं है, उन्हें एथिस्ट कहते हैं। मतलब होता है शौक के लिए, कोई भी आदमी जो प्रोफेशनली नहीं कोई काम करता है, इंजॉयमेंट के लिए करता है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। अगला नाम है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। गुमनाम का मतलब कोई भी मान लीजिए एक बुक ले आया और राइटर का नाम नहीं पता है, ठीक? तो इस केस को हम बोलते हैं गुमनाम किताब। आगे देखिए ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में होता है एक ही व्यक्ति शासन करता है उसमें, ठीक? और सारी पावर्स जो होती है उसी के हाथ में होती है, तो ऑटोक्रेसी है। दूसरा वर्ड लिखा है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो बेसिक सा वर्ड है, सब जानते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, ठीक? उसके बाद देखिए ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। इसमें आएगा एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब सुनने वाले लोगों का समूह। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। त्यागने का मतलब राज्य छोड़ देना। जैसे राजगद्दी है, आप कहीं के राजा हो, है ना, और आप उस राजगद्दी को छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर रहे हो, तो उस केस के लिए एब्डिकेट यूज होता है, ठीक? टू गिव अप द थ्रोन। अगला देखिए, अगला है एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। आपको पता ही होगा कि हर कंट्री के राजदूत अलग अलग कंट्रियों में रहते हैं और अपने देश, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई आदमी है, अमेरिका में गया है, वहां पर फंस गया, तो उसको कोई काम है इंडिया से रिलेटेड, तो वो जाएगा वहां के एम्बेसी में और बात करेगा, ठीक? तो इंडियन एम्बेसडर उसको उस कंट्री में मिल जाएंगे। एम्बेसडर को यहाँ बोलते हैं अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, ठीक? अब आते हैं हम लोग इडियम्स और फ्रेज पे। देखिए दोस्तों, अब कुछ इडियम्स और फ्रेजेस आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। मैं चूंकि सारी चीजों को लिख ले रहा हूँ, इसलिए ताकि लिखते टाइम ज्यादा समय न बर्बाद हो आप लोगों का, ठीक? क्योंकि टाइम आप लोगों के पास ज्यादा बचा नहीं है, पेपर आने वाले हैं, तो कम टाइम ही लिख रहा हूँ। देखिए इडियम और फ्रेजेस में पहला लिखा है ऑल इन ऑल। का मतलब होता है होल एंड सोल। जैसे होता है ना कि ऑल इन ऑल हम ही हैं, मतलब सर्वे सर्वा इस घर के हम ही हैं, जो भी डिसीजन लेंगे हम लेंगे। तो इसके लिए सर्वे सर्वा के लिए यूज होता है ऑल इन ऑल इंग्लिश में, ठीक? अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मतलब होता है बिना क्रम का, डिसऑर्डर। जैसे आप किसी भी चीज को लेके आए और फेंक दिया ऐसे, उसको ऑर्डर में सही से क्रम में नहीं किया, ठीक है? तो उस टाइम यूज करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ये एक फ्रेज होता है। अगला देखिए एड फ्यूल टू फायर। मतलब होता है परिस्थिति को और खराब देना, जैसे खराब कर देना। जैसे मान लीजिए कोई बात हो रही थी, किसी से कुछ बहस हो गई थी, कोई आदमी आया और उस स्थिति को और खराब हो गया, वो और ज्यादा गुस्सा लगा दिया किसी को, है ना? ऐसा होता है। तो सिचुएशन को और खराब कर देने की कंडीशन को बोला जाता है एड फ्यूल टू फायर, ठीक? अगला देखिए, अगला लिखा है ऑल एंड सन्ड्री। मतलब बिना भेदभाव के हर आदमी की, ठीक है? मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के। लिखा है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। अगला देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। मतलब विवाद की जड़। जैसे कोई मुद्दा होता है तो आप बोलते हैं ना कि तुम्हारे वजह से झगड़ा हुआ, विवाद की जड़ तुम ही हो। उस केस में हम बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखिए
उसके बाद लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है घोर शत्रुता, मतलब किसी भी आदमी से बहुत ज्यादा दुश्मनी हो आपकी, तो उस केस में एट डैगर्स ड्रॉन फ्रेज यूज कर सकते हैं। देखिए अगला वर्ड लिखा है एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी के आंख का तारा होना। जैसे हर बच्चा अपनी माँ के लिए क्या होता है, एन एप्पल ऑफ वंस आई होता है, मतलब उसके आंख का तारा होता है। देखिए अगेंस्ट द रेनी डे, रेनी डे मतलब अगेंस्ट द रेनी डे लास्ट लिख रखा है, इसका मतलब होता है पूरे दिनों के खिलाफ। समझ रहे ना, यहाँ देखिए पूरे दिनों के लिए ऐसा लिख रखा है। इन वर्ड्स को आप याद करेंगे, इडियम फ्रेजेस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को और ट्रांसलेशन को। ये तीनों होमवर्क है और आप लोग जरूर करिए। भाई साहब बिना इंग्लिश के जीवन संभव नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं ना। ये पढ़ने के बाद कहीं भी इंटरव्यू देने, कहीं भी किसी न किसी काम के लिए आप जाओगे, अरे कुछ नहीं करोगे तो आगे तुम्हारे जब बच्चे होंगे ना तो एटलीस्ट इंग्लिश में बताने पड़ेंगे चीजें, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप समझ के रखिए। सोसाइटी में हर जगह जरूरत पड़ती है इंग्लिश की। अब तो बहुत कॉमन सी लैंग्वेज हो रही है, सबको आती भी है बोलने, है ना। तो ये कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।